फ्रैक्चर का मतलब है डिसकंटिन्यूटी इन द बोन। तो स्पाइन में भी वही है। स्पाइन का फ्रैक्चर मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो ऐसे एक स्क्वायर शेप का बोन होता है वर्टिब्रे, जब आप साइड से देखते हो तो उसमें भी चार या फिर सामने से देखते हो तो गोल तरीके का वर्टिब्रा होता है। तो उसका भी एक कॉर्टेक्स होता है, मतलब एक आउटलाइनिंग होती है। अगर उसमें कहीं भी कंटिन्यूटी में ब्रेक आता है तो उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। और इसी वर्टिब्रे का एक्सटेंशन पीछे भी होता है, पेडिकल से फिर उसका पीछे आर्च होता है, इसमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो कहीं भी अगर स्पाइन में फ्रैक्चर है, डिसकंटिन्यूटी है बोन में, तो हम उसको फ्रैक्चर कहलाते हैं। फ्रैक्चर का मुख्य कारण है, मुख्य जो कॉमनली हम देखते हैं वो एज रिलेटेड जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जब हमारी हड्डी कमजोर हो जाती है, कैल्शियम कम होता है, मिनरल कम होता है हड्डी में, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ये एकदम हल्की मात्रा का ट्रॉमा या इम्पैक्ट भी हुआ पेशेंट को, जैसे खांसी जोर से या चीख भी किया, तो भी इनको फ्रैक्चर हो सकता है ये पेशेंट में। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक सबसे कॉमन कॉज है जिसकी वजह से स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है। और ऑस्टियोपोरोसिस जनरली हमें ओल्डर पॉपुलेशन में, स्पेशली वुमेन में जिनका मेनोपॉज मेनोपॉज आ चुका है या उनमें गर्भपिशी निकाल दिया है, तो ऐसे पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस की मात्रा बढ़ती है और ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर बढ़ते हैं। अब दूसरा कॉमन कॉज हो गया है ट्रोमा। अब ट्रोमा मतलब अगर किसी को मार लगा हाई वेलोसिटी, जैसे बाइक ट्रोमा होगा, ऊंचाई से गिर गए, ऐसे अगर कुछ पेशेंट को रीढ़ की हड्डी पे इम्पैक्ट हुआ है जोर से, तो जो रीढ़ की हड्डी एक लाइन में होती है वो आगे पीछे सरक के उसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। तीसरा एक फ्रैक्चर का टाइप हो सकता है कि बॉडी में अगर कहीं कैंसर है, अगर कहीं ट्यूमर है बॉडी में, तो वो ट्यूमर का मेटास्टेसिस मतलब ट्यूमर रीढ़ की हड्डी में स्प्रेड हो सकता है। और वो स्प्रेड होने की वजह से हड्डी कमजोर हो जाती है। और हड्डी कमजोर अगर हो गई तो जब हम स्पाइन को लोड करते हैं, जब ग्रेविटी एक्ट होती है, जैसे हम खड़े होते हैं या इसमें हम स्पाइन को लोड करते हैं उठने बैठने में, तो ये वीक बोन कैन गिव अप, मतलब ये वीक बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। तो पेशेंट को कई कबार दिस कैन बी द फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन सम कैंसर, कि उनको बैक पेन है तो बैक पेन की जांच की तो निकला कि उनमें कैंसर की ये निकला है। तो बैक पेन को इतना लाइट हमने नहीं लेना चाहिए, ये भी एक कॉज हो सकता है। चौथा कॉज हो गया कि अगर पेशेंट को स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया है, जो हमारे कंट्री में या दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस इज वेरी कॉमन। ट्यूबरक्यूलोसिस में जो टीबी का कीटाणु होता है वो रीढ़ की हड्डी को खा जाता है, उसको खोखला बना देता है। और जब ऐसे हड्डी के ऊपर प्रेशर आता है या लोड लो वेट की वजह से भी ये कमजोर हड्डी का एक स्टेज में आके फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये हो गए थे ऑस्टियोपोरोसिस, ट्रॉमा, ट्यूमर और इन्फेक्शन। ये कॉमन कॉजेस है स्पाइन में फ्रैक्चर्स के। बैक पेन जो कॉमनली होता है, तो इसमें एज आई सेड कि मोस्ट ऑफ द टाइम 80% 90% ऑफ द टाइम ये स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस, वेयर एंड टेयर के वजह से ही बैक पेन होता है, या मसल का स्पाज्म होता है, मामूली मांसपेशी का यहाँ वहाँ खिंचाव या तनाव, इसकी वजह से भी बैक पेन होता है। और यही कॉमन कॉज होता है। जैसे अगर इन्फेक्शन है तो उनको बुखार आते रहेगा, वजन कम हो जाएगा। ट्यूमर है तो वजन कम होगा, बाकी के सिस्टम में भी और लक्षण दिखेंगे। पर अगर ये सब लक्षण नहीं है और खाली बैक पेन है, बस बैक पेन पेशेंट को है, तो इसका कॉज जनरली मांसपेशी में खिंचाव, तनाव या फिर स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस जैसे एज रिलेटेड वेरेंटर यही होता है। तो डिपेंडिंग ऑन उनको, अगर ट्रीटमेंट हम जनरली मेडिकेशन से चालू करते हैं, अगर मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी से आराम मिलता है तो और करने की जरूरत नहीं होती है कुछ। बट अगर नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली डॉक्टर फिर आगे जांच करते हैं, एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो वो सब आगे महसूस होता है। तो सीवियरिटी तो पता चलेगी, बट इनिशियल मोड ऑफ प्रेजेंटेशन में बेटर है कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे। और अगर उससे इंप्रूव नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली देन डॉक्टर विल इन्वेस्टिगेट जैसे आगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कि क्यों पेन सेटल नहीं हो रहा है। हर पेशेंट का पेन टॉलरेंस अलग होता है। अब कई कबार ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं कि वो उनको प्रॉब्लम तो काफी सीवियर होता है, बट लंबे समय तक वो बस खींचते जाते हैं। तो हर एक का प्रेजेंटेशन अलग होता है मैं कहूंगा।
पर अगर आपको एक बैक पेन है जो 3-4 दिनों से आपका रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, आपने दवा भी ली जो ओवर द काउंटर मामूली दवा ली और रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि आप आपके डॉक्टर से मिलें, स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें कि क्या कारण हो सकता है और वो आपको एप्रोप्रिएट दवा चालू करेंगे कुछ दिन के लिए, एक 4-5 दिन के लिए। अगर उससे भी नहीं रिज़ॉल्व हो रहा है, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम उसके ऊपर कुछ जाँच कराएँ, जैसे एक्स-रे कराएँ, बेसिक इन्वेस्टिगेशन। तो मैं कहूँगा 1 हफ्ते के ऊपर या 5 टू 7 डेज़ के ऊपर हमने इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर है तो एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट सम मेडिकेशंस, गेट इट ट्रीटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड अगर ये लॉन्ग टर्म वैसे ही प्रोग्रेस हो रहा है तो। फ्रैक्चर जो स्पाइन में होता है, वो कॉज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वजह से ये फ्रैक्चर हुआ है। पर जैसे अगर मैंने कॉमनली बताया ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो फ्रैक्चर होता है, उसमें हड्डी कमज़ोर होती है। तो वो फ्रैक्चर के इसके वजह से जो पेन हो रहा है, उसको तो हमें ट्रीट करना ही है, पेन को मैनेज तो करना ही है। पर जो बेसिक कॉज़ है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ है, उसको भी ट्रीट करना है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस अगर है, हड्डी अगर वीक है, तो एक हड्डी टूटी वो तो चलो हील हो जाएगी बट और भी आगे टूट सकती है। इसके लिए अगर रूट कॉज़ को ट्रीट नहीं किया, तो आगे तो पेशेंट वैसे ही प्रोग्रेस होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर है, तो हम हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करें। तो डॉक्टर्स जनरली प्रिस्क्राइब ऐसे कंडीशन में विटामिन डी, कैल्शियम और कुछ और भी इंजेक्शंस आते हैं जो रोज़ लगाते हैं सबक्यूटेनियसली, जिसकी वजह से हमारी बोन की डेंसिटी बढ़ती है। अगर ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर हुआ है, अगर मार लगने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है, तो वो डिपेंड करेगा कि कितना सीवियर फ्रैक्चर है। तो हम द मेन रीज़न टू डिसाइड कुछ करना है कि नहीं, दैट विल बी अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट को फ्रैक्चर की वजह से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव आया है और स्पाइनल कॉर्ड दब के पैरों में या वो फ्रैक्चर के नीचे कमजोरी आई है, तो फ्रैक्चर को 24 घंटे के अंदर वो जो प्रेशर है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कॉमन मोड ऑफ ट्रॉमा है बाइक एक्सीडेंट। बाइक एक्सीडेंट से अगर हड्डी जगह से सरक के रीढ़ की हड्डी जगह से सरक के अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबा रही है और पेशेंट का पावर चला गया है नीचे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका टाइम में इलाज किया जाए अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस है तो। कई कबार होता है कि स्पाइनल कॉर्ड नहीं दबती है, बस हड्डी में फ्रैक्चर होता है और वो हड्डी भी जगह पे रहती है, बस फ्रैक्चर की वजह से पेशेंट को पेन होता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम बस पेन को मैनेज करते हैं और रेगुलर इंटरवल पे फ़ॉलो-अप एक्स-रे लेते हैं ताकि हम मेक श्योर करें कि स्पाइन का अलाइनमेंट सही है। एज़ टाइम प्रोग्रेसेस स्पाइन झुक नहीं रहा है। तो फ़ॉलो-अप एक्स-रे करा के अगर वो एक्सेप्टेबल अलाइनमेंट में है, तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस दवा से वो मैनेज हो सकता है। कई कबार हम बेल्ट भी देते हैं सपोर्ट के लिए, लंबोसेक्रल फ्रेम बेल्ट या अपर स्पाइन में है तो फिर जैसे वो पीछे ब्रेस लगता है, वो भी ब्रेस हम ऊपर के स्पाइन के लिए देते हैं, जिससे स्पाइन को सपोर्ट मिलता है। और हड्डी को स्ट्रॉन्ग होने के लिए थोड़ा कैल्शियम का सप्लीमेंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज़, द ट्रीटमेंट वैरीज़। जैसे अगर ट्यूमर है, तो ट्यूमर का तो इलाज ऑन्कोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीपल स्पेशलिटीज़ इनमें इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर इन्फेक्शन की वजह से फ्रैक्चर है, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करोगे, तो फ्रैक्चर का इलाज भी हो गया, तो भी इन्फेक्शन तो बढ़ता रहेगा। सो रूट कॉज़ को ट्रीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्पाइन का फ्रैक्चर में हमको जो वरी होता है एज़ अ डॉक्टर, पेशेंट के लिए इज़ अगर स्पाइन का फ्रैक्चर जगह से हिल के स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव कर रहा है, ये सबसे खतरनाक एडवांस स्टेज होती है। मामूली जो फ्रैक्चर मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर जो लो वेलोसिटी ट्रॉमा की वजह से होते हैं, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर। वो जगह पे ही रहते तो उसको बस हम मॉनिटर करते हैं सीरियल एक्स-रे से कि वो कोलैप्स ना हो। कई कबार ये फ्रैक्चर भी कोलैप्स हो जाते हैं और अगर ये फ्रैक्चर्स कोलैप्स हो गए निग्लेक्ट करने की वजह से, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव करते हैं क्योंकि स्पाइन के अंदर से जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है, वो ठीक अपनी रीढ़ की हड्डी के जो पिछले 1/3 हिस्से में वहां से जाती है। तो जैसे स्पाइन आगे आगे झुकते जाता है, तो ये जो पार्ट होता है फ्रैक्चर का, वो स्पाइनल कॉर्ड पे के ऊपर प्रेस कर सकता है और उसकी वजह से वो लेवल के नीचे पूरी ताकत जा सकती है, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर है या आपको फ्रैक्चर हुआ है, आपको पता है और आपके पैरों में झुनझुनाहट हो रही है, कमजोरी आ रही है, आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि इसका इलाज टाइम में किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो प्रेशर आया है स्पाइनल कॉर्ड पे, वो हटाकर स्क्रूज और रॉड्स लगाकर ऊपर के दो नीचे के दो जनरली
हड्डियों का सपोर्ट लेके हम उसमें रॉड्स लगाते हैं और स्क्रू लगाते हैं ताकि स्पाइन स्ट्रेट रहे। तो ये जनरली इलाज होता है, बट इट विल डिपेंड कि कौन से लेवल पे फ्रैक्चर है। तो उसके हिसाब से स्क्रू और रॉड या कुछ मेटल वर्क का कंस्ट्रक्ट लगाया जाता है ताकि स्पाइन को सपोर्ट मिले। लंबे टाइम तक ऐसे कुछ प्रिकॉशंस नहीं होते हैं इनमें। अगर यंग पॉपुलेशन है जिनको फ्रैक्चर हुआ है, जिसको फिक्स कर दिया है, तो जो स्क्रूज और रॉड्स लगाते हैं उसका एक पर्पस होता है कि जब तक बोन यूनाइट ना हो तब तक वो स्पाइन को वो पोजीशन में पकड़ के रखता है। जब बोन यूनाइट हो जाता है, जब वो लेवल में फ्यूजन हो जाता है फ्रैक्चर के अक्रॉस, तो इम्प्लांट का काम खत्म हो जाता है वहां पे। तो वो लोग एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जैसे विदाउट फ्रैक्चर हो वो लाइफस्टाइल जी सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं होता है वैसे। बट अगर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है, तो ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर जो ओल्ड एज पॉपुलेशन में होता है, इनको ये इंश्योर करना है कि वो अपनी जो बोन हेल्थ है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करे, और उसका इलाज जैसे फ्रैक्चर के दौरान ही जनरली डॉक्टर करेंगे कि आपका डेक्सा स्कैन कराएंगे, बोन डेंसिटी चेक करेंगे, उसके हिसाब से मेडिकेशन चालू करेंगे। तो इनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे समय तक चलता है। अगर यंग पॉपुलेशन है जिसमें स्क्रूज और रॉड्स लगाए, तो ऐसे इनमें कुछ खास प्रिकॉशंस लॉन्ग टर्म में नहीं है। पर मैं कहूंगा जो प्रिकॉशंस हम विदाउट फ्रैक्चर लेते हैं, इन लोगों ने थोड़ा ज्यादा उसको प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार फ्यूजन होता है तो फ्यूजन के ऊपर ये वेर एंड टेयर ज्यादा होता है, स्पॉन्डिलोसिस ज्यादा होता है ऊपर, जहाँ पे हमने स्क्रूज और रॉड्स लगाए। तो ये पॉपुलेशन में मैं कहूंगा कि थोड़ा ज्यादा सतर्क रहे। बट लॉन्ग टर्म में इनमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होता है, इनको कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं लेनी। अगर फ्रैक्चर की वजह से पैरालिसिस हो गया है, तो फिर तो वो काफी लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, फिजियोथेरेपी चलती है, रिहैबिलिटेशन चलती है। बट ऐसे सिचुएशंस में भी हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना मोटिवेटेड रहेंगे, जितना रेगुलरली फिजियोथेरेपी करेंगे, उनके फिजियोथेरेपिस्ट की बात सुनेंगे, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करेंगे, तो कुछ हम होप्स रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। बट अगर पैरालिसिस नहीं है, सब कुछ उनका ट्रीटमेंट हो चुका है स्क्रूज और रॉड्स लगा के, तो लॉन्ग टर्म में इनको ऐसे कोई प्रिकॉशंस स्पेशली नहीं होते हैं।